साल नमस्कार आदाब पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का हर रोज की तरह साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। रुख करें खबरों का तो सबसे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। उनके साथ और साथी थे, 5 और साथी सवार थे जो मारे गए हैं। और इसके बाद काफी सारी चर्चाएं इस पे चल रही हैं कि ऐसे पॉलिटिशियंस जब मारे जाते हैं, उधर एक और एंगल भी है जिसमें इसको पवार परिवार तो बोल रहा है कि एक हादसे को हादसे की तरह लिया जाए, ममता बनर्जी कुछ और बोल रही हैं। खैर, अगर इस हादसे को देखा जाए तो क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आई हैं? जी, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का आज निधन हो गया है और सुबह आज तकरीबन 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका जो चार्टर्ड प्लेन था वो क्रैश कर गया है। अजीत पवार साहब 66 साल के थे और 4 बार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सूबे के। और इस हादसे में उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, 2 पायलट, एक महिला क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 5 लोगों की डेथ जो जाने हैं वो गई हैं। और वो पवार साहब रैलियों को रैली अटेंड करने के लिए जा रहे थे। मुंबई से वो रवाना हुए थे और बारामती में उनको उतरना था, लेकिन जो उनका चार्टर्ड प्लेन था वो क्रैश कर गया है और इसकी जानकारी भी दी जा रही है। शुरुआत में जब रनवे पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था तो फेल रहा, और दोबारा जब कोशिश करने की लैंडिंग करने की कोशिश की तो रनवे से पहले ही जो प्लेन था वो गिर गया, उसमें आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि कोई भी नहीं बचा। जो डेड बॉडीज थी उसमें पवार साहब की डेड बॉडी को बेसिकली उनके हाथ में घड़ी थी, उससे पहचाना गया। वो एक घड़ी पहनते थे, तो उस घड़ी के कारण पवार साहब की डेड बॉडी की जो पहचान हो पाई है। और इसमें यही जानकारी आ रही है कि जो ये चार्टर्ड प्लेन था वीएसआर वेंचर्स का था और इसको ये साल 2023 में पहले भी क्रैश हो चुका है। तो अब उनकी डेथ हुई है। इसी साल अहमदाबाद में जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं विजय रूपाणी, उनकी भी डेथ हुई थी। तो वैसे महाराष्ट्र में प्लेन क्रैशेस से जो पॉलिटिशियंस की डेथ है वो पहले भी होती रही हैं। तो ये बड़ा एकदम झटके वाला भी था। और अजीत पवार साहब जो थे वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफी अहम उनको माना जाता था। खासकर जो गन्ना बेल्ट है, गन्ना किसानों की पॉलिटिक्स अजीत पवार साहब करते थे। तो आज उनकी डेथ हुई है। जी जी। और उधर शंकराचार्य वाले मुद्दे की अगर बात करें तो शंकराचार्य आखिरकार वहां से धरना खत्म करके माघ मेला छोड़कर चले गए हैं। अभी इसको कैसे देखा जाए? क्या कोई सहमति बन गई है या फिर ये कोई और मोड़ लेने जा रहा है इनका संघर्ष? देखिए, लगातार जो शंकराचार्य थे वो आंदोलित थे और आंदोलित तो थे ही, लेकिन आज ये जब खबर आई कि वो वापस चले गए बिना नहाए ही, गंगा में उन्होंने स्नान नहीं किया, ना मौनी अमावस का और ना ही जो बसंत पंचमी थी उसका, तो वो आंदोलित थे। लगातार जो बीजेपी के नेता थे उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। कोई कह रहा था कि नकली शंकराचार्य है, कोई कुछ कह रहा था। तो उनके समर्थन में बाकी जो 3 शंकराचार्य थे वो भी उतर आए थे और हिंदू धर्म से जो एक कहें कि जो ठीक संत होते हैं वो उनके पक्ष में आ गए थे। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके वो बिना नहाए ही अपने काफिले के साथ वहां से लौट गए हैं। उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा है कि मेरा अपमान किया गया है और जिन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है उनको औकात दिखानी होगी। वो उनका जो एक टकराहट थी वो योगी आदित्यनाथ से भी सीधी दिखी। और अब वो अपने जगह पर वापस चले गए हैं। और उन्होंने कहा कि जो घटना हुई उसने मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया। ब्राह्मणों की चुटियां खींची गई और ब्राह्मणों का जो अपमान हुआ, जो उनके शिष्य थे 15-15 साल के, उनके ऊपर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। और उन्होंने दूसरा ये कहा कि धर्म के मामले में धर्म की ही जीत होती है। और ये अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि सरकार जीत गई है, सरकार जीत गई है, किसकी जीत हुई है ये तो समय बताएगा। तो वो
और उन्होंने कहा कि जब जो सनातनी लोग हैं वो शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार की जड़ें ना हिला ले। तो साफ देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनका टकराहट रहा। और हिंदू धर्म के सर्वोच्च, मतलब जैसे मैं कई बार आपको कहा है कि हिंदू धर्म में सबसे जो पहली पदवी अगर लिविंग बाबाज में देखें तो वो शंकराचार्यों की होती है। तो हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरुओं का जो अपमान है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। जी। और इससे आगे बढ़ें तो मदर ऑफ ऑल डील्स कही जा रही जो डील है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो जो हुई है, इसका जो अभी दावा किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर खुशी मना रहे हैं कि गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, वहाँ की जो विस्की है, दारू है, वो सस्ती हो जाएगी। क्या सच में ये होने वाला है? अगर होने वाला है तो ये क्या अचानक से असर दिखने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि ऐसे तो मार्केट ही क्रैश कर जाएगी इंडिया की। तो इसको कैसे देखा जाए? अगर स्पेशल जो इसका नाम है मदर ऑफ ऑल डील्स, जो तखल्लुस दिया गया है, नाम तो खैर कोई और होगा, ये ऐसे नाम दे देना कितना वाजिब है, कितना ठीक है? क्या सच में ये इतनी बड़ी डील है? देखिए, लगातार इस डील की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन की जो डील है इसके साथ जो भारत की जो डील हुई है उसको लेकर। उसमें शराब, कारें, मशीनरी, बहुत सारे बाजार जो है ये खोलेंगे। और इसमें यही है कि जो टैरिफ है उसको खत्म होने की बात की गई है। 96% जो माल है उसके ऊपर टैरिफ खत्म करने की बात कही है। जो कारें हैं, गाड़ियों के ऊपर कहा जा रहा है कि जो सीबीयू, जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट यानी कि इंपोर्ट की जाने वाली कारें हैं, उन पे 110% से टैक्स घटाकर 10% कर दिया। तो जैसे लैंड रोवर की गाड़ियां हो गई जो कि यूके का एक ब्रांड है, जर्मन गाड़ियां जो इसमें स्कोडा, फोक्सवैगन, ये सारी हैं, तो इनके सस्ते होने के चांसेस हैं। तो जर्मन गाड़ियों के एक इंडियन एलिट्स में दीवानगी भी है, बीएमडब्ल्यू से लेकर स्कोडा, फोक्सवैगन, लैंड रोवर, जो आजकल डिफेंडर है उसकी भी काफी चाहत है। तो इन सब गाड़ियों के ऊपर कहीं ना कहीं जो असर पड़ेगा वो सस्ती हो सकती हैं। और दूसरा, शराब को लेकर बात हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूरोपियन वाइन के ऊपर लेवी लगती है उसको 150% से घटा के 75% कर दिया जाएगा और समय के साथ उसको 20% पे लेके आया जाएगा। तो ये है मशीनरी जो फार्मास्यूटिकल्स की हो गई या और दूसरी चीजें हो गई, कृषि से, खेती बाड़ी से जुड़े जो उत्पाद हैं जिसमें ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल बेसिकली, और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर टैरिफ को घटाया जाएगा। अब इसके कई मिक्स्ड रिएक्शंस हैं इसमें। जो चाइना है उसका एक अपना रिएक्शन है, अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं उनके अपने रिएक्शन है। अमेरिका इस डील से खुश नहीं है और अमेरिका मतलब अमेरिका को तो अमेरिका की रिएक्शंस भी इसके उलट देखने को मिल रही हैं। जी, बिल्कुल। उधर ट्रैफ़िक अलर्ट है, जो हैरान करने वाली बात है कि बेंगलुरु शहर दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर बन गया है। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले नंबर पर कौन है और उसके बाद बेंगलुरु की हालत क्या सुधरेगी? क्योंकि ऐसे तो वहाँ पर जनजीवन जो है वो अस्त-व्यस्त हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि दुनिया के जो बड़े शहर हैं ऐसे जिनमें ट्रैफिक बहुत धीमा चलता है उसमें बेंगलुरु दूसरे नंबर पर आ गया है। और हैरानी की बात है कि जो पुणे बेसिकली बॉम्बे का बोझ कम करने के लिए बसाया था वो भी बॉम्बे से आगे निकल गया है। तो ये एक खबर थी, आज मैं इसको देख रहा था तो काफी इसको लेकर बात भी हुई कि लोग कह रहे थे कि भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो आज की समय में काफी अगर कहें कि दयनीय स्थिति में है। लगातार उन पे जो टैरिफ का बोझ, सॉरी, जो ट्रैफिक का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। वो लगातार जो ट्रैफिक के कारण उन शहरों को जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, बेंगलुरु है, ये ऐसे शहर हैं जो महानगर भी हैं इनके अंदर बहुत सारे जो आईटी सेक्टर से लेकर और तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी इनके अंदर हैं। लेकिन इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने के बावजूद अगर मैं कहूँ कि ये रहने लायक नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय जो लोगों का गाड़ियों में बीतता है, करीब 2-2 घंटे लोग अपने ऑफिस टाइम के बाद गाड़ियों में बिताते हैं। डच लोकेशन टेक्नोलॉजी फर्म है टॉम, उसने ये जो ट्रैफिक इंडेक्स 2025 घोषित किया है, इसमें जो आप पूछ रहे थे कि पहले नंबर पर कौन सी सिटी है, वो तो मेक्सिको सिटी जो है
दुनिया में ऐसी सिटी है जो सबसे धीमी है, दूसरे पे बेंगलुरु है। पीक आवर्स की बात इसमें कही गई है। पीक आवर्स वही जो ऑफिस के बाद के जो घंटे होते हैं, जैसे सुबह 9 बजे ऑफिस जाने का समय होता है भारत के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, और 5 बजे शाम को जब ऑफिस खत्म होता है, तो 5 से 8 वो वाली ऐसी गतियां हैं जिनको दर्ज किया गया है कि आप पीक आवर्स में सिर्फ 4.25 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाते हैं, और उसके लिए भी 1-1 घंटा लग जाता है। तो काफी ये जो डेटा है ये बड़े खुलासे कर रहा है, और लोग अपनी जिंदगी के अगर मैं कहूँ कि साल में तकरीबन 150 से 200 घंटे वो ट्रैफिक में खो दे रहे हैं। तो मामूली में दिल्ली में थोड़ा सुधार हुआ है। दिल्ली 23वें स्थान पे है, 23वें नंबर पे है, और एशिया में वो 5वें नंबर पर है। तो दिल्ली का भी बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक को लेकर। जी, बिल्कुल। हेट स्पीच का अगर मुकाबला कराया जाए तो भाजपा उसमें अव्वल दर्जे पर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के कारण अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, सीएम धामी जो है देश के सबसे ज़्यादा नफ़रती भाषण देने वाले नेता हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट बोल रही है। कौन-सी है ये रिपोर्ट? अ, देखो, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको इंडिया हेट्स लैब की जो रिपोर्ट आई है साल 2025 की, उन्हें हेट स्पीच एक्टर कह के उनको नामित किया है, और उनको कहा गया है। तो इसके हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इस टैग को स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि मैं ऐसे मुद्दे उठाता हूं जो उत्तराखंड के भविष्य के लिए खतरा हैं, और अगर उनसे नफरत फैलती है तो हाँ, मैं हेट स्पीच का सबसे बड़ा चैंपियन हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने इस किस्म की भी स्टेटमेंट दी। आप सोच के देखिए कि एक आदमी हेट स्पीच दे रहा है, उसके बाद कह रहा है हाँ मैं चैंपियन हूँ, हेट स्पीच का कोई चक्कर नहीं है। तो ये स्थिति है। जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, वो उनके पीछे पीछे हैं, और भी कई भाजपा नेताओं के जो नाम है इस हेट स्पीच में आए हैं। तकरीबन 88% जो नेता हैं इस हेट स्पीच में, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बाकी 12% हैं वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा जो मामले हैं उसमें अगर मैं कहूँ तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा हेट स्पीच का शिकार बनाया जाता है, दूसरे नंबर पर ईसाई हैं, और तीसरे नंबर पर सिख हैं। तो पहले पे मुसलमानों को के खिलाफ भाषण दिए जाते हैं, फिर दूसरे नंबर पर अगर मैं कहूँ तो ईसाई हैं, और तीसरे पे सिख हैं। तो ये एक जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो बयानबाजी है, उसका एक रेशो इन लोगों का है। जी, बिल्कुल। उधर यूजीसी पे जो विवाद हो रहा है, उसमें अभी उच्च जाति, सो कॉल्ड उच्च जाति के लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खासा हो रहे हैं लोग, वही लोग जो एक तरीके से बीजेपी के अंधभक्त थे। देखिए, ये बड़ा अजीब है भारत में। मैं तो कहूँगा यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका काम होता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो हायर एजुकेशन है इंडिया में, उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, उनके लिए फंड और जो फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो मैनेज करना। एक हिसाब से गवर्निंग बॉडी कह सकते हो इंडियन यूनिवर्सिटीज की, यूजीसी, और वो नियम वगैरह भी बनाती है। तो इक्विटी के लिए कि जो भारत के जो कैंपस है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सबको बराबरी से पढ़ाई करने का मौका ले, इसके लिए उन्होंने इक्विटी गाइडलाइंस बनाई। उसमें एक पैरा है रैगिंग का। रैगिंग के उसमें ये बात रखी गई कि भाई अगर किसी स्टूडेंट को उसकी जाति का टोंट मार के तंग किया जाता है, तो वो भी एक उसमें रखा गया। उसमें एससी एसटी ओबीसी जो जातियां हैं, हम सबको पता है कि जो जाति को बतौर गाली बनाकर वो दलित जातियां या फिर जो ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको ऐसे बुलाया जाता है। वो मतलब हमको पता है कि उनको उनकी जाति के नाम से पुकार के उनको परेशान करने की भी बात होती है। तो उसको लेकर उसमें नियम बनाए गए थे। हालांकि कोई बहुत ऐसे कड़े नियम भी नहीं है। उसमें नियम ऐसे हैं कि कमेटी बैठेगी, कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई ये हुआ है या नहीं। तो खैर वो इक्विटी के लिए किया गया था, लेकिन उसका असर ये हुआ कि जो उच्च जाति तथाकथित जो सवर्ण समाज है, बेसिकली जैसे कई बार हमारी बात होती है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको बहुत हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। तो उसमें सवर्ण जो जातियां हैं वो उनके लोग आंदोलित हैं। सवर्ण, हमको ये भी पता है कि जो तथाकथित जो उच्च जातियों के लोग हैं वो बीजेपी के वोटर हैं। एक बीबीआर कॉम्बिनेशन बीजेपी हमेशा बोलती है, बी से ब्राह्मण, बी से बनिया, आर से राजपूत। तो वो जो तीनों समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, वो तीनों ही आंदोलित दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंदोलन दिख रहे हैं। तो वो हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें यही है। हालांकि बड़ी अजीब बात है, जो भारत की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें टोटली अपर कास्ट का कब्जा है। अगर मैं आपको बताऊं तो 80% जो प्रोफेसर हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज में वो अपर कास्ट से आते हैं। तो फिर भेदभाव होगा कैसे? जो सवर्ण जातियों के, अपर कास्ट के जो
लोग कह रहे हैं जो कि भाई हमारे लड़कों के साथ तो अब भेदभाव होगा, तो कैसे होगा? 80% प्रोफेसर तो आपके हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं इंडिया में, उसमें 38 यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर हैं वो अपर कास्ट हैं। तो आप मान के चलिए कि आपकी इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सिटियों में, आप इतने ज्यादा नंबर्स में हैं, फिर आपके साथ मतलब अन्याय या शोषण कैसे हो सकता है? तो ये बड़ी अजीब बात है। तो मैं देख ही रहा था कि ये जो इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए जो गाइडलाइंस लेके आ गई, उसके ऊपर इतना हल्ला काट रहे हैं, और बीजेपी के जो खिलाफत की जा रही है। इवन नरेंद्र मोदी की जो जाति है उसको लेकर भी कई लोग विवाद कर रहे हैं। वो ओबीसी जाति से आते हैं, तो उनकी जाति की नरेंद्र मोदी को भी जाति की गालियां देना शुरू कर दी गई हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो बात सेहत की करते हैं। देश में, भारत में 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही है जो एक्सरसाइज़ करता है। महिलाओं में भागीदारी और भी कम है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, एक शब्द है लद्दड़। लद्दड़ लोगों का देश। लद्दड़ होता है कि जो बेसिकली लथार्जिक हो, आलसी हो, उसके वो अपने शरीर का पूरा ना ना रखता हो, पोषण भी अपने शरीर को पूरा ना देता हो, और उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा ये आपने कहा जो आज बात हो रही है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, उसने ये 2024 के डेटा के अनुसार ये बात कही है कि 10 में से सिर्फ 1 जो भारतीय है वो एक्सरसाइज करता है। और हालांकि इसमें थोड़ा सा सुधार भी हुआ है, और उसमें ये है कि जो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं और भी कम व्यायाम करती हैं। और आपको थोड़ी हैरानी होगी कि जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो शहरी महिलाओं से कम व्यायाम करती हैं। हालांकि शहरों में ये होता है कि जो वर्किंग क्लास की औरतें होती हैं वो कई जिम वगैरह में चली जाती हैं, या फिर ऐसी जो एक क्लास 1 की जो नौकरियां करने वाली औरतें होती हैं, अपने वो सुना भी होगा, एक गाना है उसमें ये बात कहते हैं कि 8 घंटे तू नौकरी करके जिम जाती है। तो वो उस किस्म की बात है कि शहरी महिलाओं में तो थोड़ा है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं में उस हिसाब से नहीं है। तो ये इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट में भी इस बारे में जिक्र है, और उसमें ये बात है कि भारत में मोटापा भी बढ़ रहा है, और जो उसका जो डाइट है, इंडियन डाइट है, उस वो बहुत, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, और उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो उतनी नहीं है। इसके अलावा जो विटामिन हैं, या फिर कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे विटामिन B12 है, वेजिटेरियन फूड में वो नहीं होता। तो भारतीय जो खाना है उसको लेकर भी अक्सर विवाद होते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन और जो जरूरी एसिड्स मतलब एसेंशियल जो मिनरल्स या विटामिन चाहिए होते हैं शरीर को, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो खैर, ये कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी वजह से जो भारतीय जो लोग हैं अब लद्दड़ होते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो उड़ीसा चुनाव में डाली गई वोटें, यानी कि पोल हुई वोटें और गिनी गई वोटों में भारी अंतर सामने आया है। गड़बड़ी का ये खुलासा जो हुआ है, ये किसने और कैसे किया? देखिए, ये जो एक गड़बड़ी है इसको लेकर काफी बात हो रही है। इसमें जो फ्रंट लाइन के जो पत्रकार हैं, एजाज अशरफ, उन्होंने इसके ऊपर खुलासा किया है। उन्होंने जो ये डेटा था इसको रीड किया है। उन्होंने ये बताया है कि जो उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव थे वो एक साथ ही हुए थे, और उसमें बीजेपी दोनों ही मतलब मामलों में, लोकसभा में भी बहुत सारी सीटें जीत के आई और विधानसभा में उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन हुआ ये कि दोनों की जो वोटिंग परसेंट है उसमें काफी अंतर देखने को मिले हैं। उन्होंने 147 विधानसभा के 58 बूथों की जो है एक लिस्ट बना, सूची बनाई है। उसमें पाया कि हर बूथ के ऊपर मतलब 1 वोट से लेकर 1000 वोटों तक का अंतर देखने को मिला है, और कई जगह पे तो मतलब जो फार्म 20 दिखाने से ज्यादा वोट गिने गए हैं। तो उन्होंने एक पूरा ये दिखाया है कि जो वोटर टर्नआउट है वो कितना है, उसके बाद जो गिनती है वो कितने वोटों की गिनती ज्यादा गिनी है। तो उड़ीसा का चुनाव है वो एजाज अशरफ ने जिस हिसाब से स्टडी किया है द हिंदू में, वो काफी आज विवाद का विषय बना रहा। और हालांकि उड़ीसा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो उस हिसाब से नेशनल न्यूज नहीं बन पाई है, लेकिन उड़ीसा में इसको लेकर काफी लोग गुस्से में हैं। और जो बीजू जनता दल है, बीजू पटनायक की जो पार्टी है, वो वहां पर आंदोलन भी अब कर रही है इस मुद्दे को लेकर। जी। अगर बात ग्लोबल डेट की करें, अमेरिका और यूरोप सहित
अमीर जो देश हैं वो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। इसको कैसे देखा जाए? क्या ये विकास के लिए खतरा है और ये जो डेट है ये कैसे इम्पैक्ट करता है देश की ऑल ओवर डेवलपमेंट को? देखिए, दुनिया भर में इसको लेकर बातें हो रही हैं कि जो अलग-अलग मुल्क हैं, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी अब डेट बढ़ रहा है। ये जो डेट का मामला वो सिर्फ़ डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उनका मामला नहीं रह गया है। उसमें जो द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो पैट्रिशिया कोहेन हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। उन्होंने साल 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, उसको लेकर भी अपनी बात कही है। उन्होंने इवन और भी जो अभी इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग-अलग मल्टीपोलर जो दुनिया बन रही है, कोई कहीं पे कुछ समझौता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका असर भी उसमें बताया गया है। उसमें जापान और जो अमेरिका है, ये 2 अलग-अलग किस्म के मुल्क हैं। दोनों तरक्की दोनों ने खूब की है, लेकिन अब इसमें देखेंगे तो वहाँ पर जो जापान है, वो उनका जो कर्ज है, वो अपनी जीडीपी से दुगना हो चुका है। ठीक है? तो उसको लेकर काफ़ी बात हो रही है। और अगर अमेरिका की बात करें तो 38 ट्रिलियन से ज़्यादा का जो कर्ज है वो अमेरिका के ऊपर हो चुका है। और उसमें जो बार-बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो ट्रेड को लेकर कई चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। और भी कई ऐसे मुल्क हैं जो जैसे यूरोप के कई सारे मुल्क हैं जिनके जो डेट हैं वो उनकी जीडीपी से दुगने हो चुके हैं। तो इसको लेकर मतलब ये खबर आज इसलिए भी ज़रूरी थी कि एक ये बड़ा चलता है कि भई डेवलपिंग नेशंस पे या फिर अंडर डेवलप्ड जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई या ऐसे मुल्क जो बहुत छोटे हैं उनका ही दिवालियापन दिखाया जाता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी एक नए किस्म के फाइनेंशियल कगार के ऊपर खड़ी हैं। यूके में हम देख ही रहे हैं किस किस्म का क्राइसिस है। वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट गए हुए हैं वो अपनी फीस भरने में भी नाकाम रह रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। कनाडा में भी एक मंदी की आहट है, वो आप और हम जानते ही हैं, लगातार हमारी बातचीत भी होती है वहाँ पर लोगों से। और ये मेरे को लगता है कि 2008 के बाद जो नेक्स्ट जो आफ्टर 20 इयर्स अगर 20 साल का हम देखें तो 2027-28 के बीच ये एक क्राइसिस बनता दिख रहा है। एक कोई बबल बना हुआ है और वो बबल बर्स्ट करेगा। जी, उधर जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की, उसी के दौरान जयपुर से 2 फ्लाइट्स रनवे टच करके फिर उड़ती हैं, ये खबर आती है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए ये बड़ा अजीब है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी और दोनों रनवे को टच करती हैं और एक बार तो लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया और उसके बाद थोड़ी संभलती हैं और फिर उनकी जो फ्लाइट है वो होती है। और उस आपको एक हैरानी की बात और बता देता हूँ कि पंजाब के बड़े लीडर कांग्रेस के सुखजिंदर रंधावा, उनको कांग्रेस ने इंचार्ज बना रखा है राजस्थान का, वो भी एक फ्लाइट में थे। तो ये बड़ी जब वो खबर आई तो बड़ी घबराहट की खबर थी और शुरू में जब वो ब्रेक हुई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम देख रहे थे पत्रकारों के, तो एकदम से लगा कि अरे यार ये ना हो जाए कि अजीत पवार की उधर डेथ हुई है और उधर सुखजिंदर रंधावा के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। हालांकि पैसेंजर फ्लाइट थी तो उसमें सिर्फ सुखजिंदर रंधावा नहीं और भी बहुत सारे यात्री थे, तो सभी की जान कीमती है उस लिहाज से। मैं वो बात नहीं कह रहा। तो एक एक बड़ा अजीब लगा क्योंकि जो अगर हम बात करें गुजरात में जो फ्लाइट क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, प्लेन क्रैश हुआ था, तो जो मुल्क था वो कई दिनों तक सदमे में रहा था। उसके बाद लगातार हमने अपने बुलेटिन्स में जो खराब जो एयर ट्रैफिक है इंडिया का, उसके बारे में बात की। उसमें लगातार हमने ऐसी खबरें की जिसमें जो इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जो इंडियन एयरपोर्ट्स है, इंडियन जो एयरलाइंस हैं, उनमें जो जो दिक्कतें हैं उनके बारे में खुल के हम लोगों ने बात की हैं। और आज देखिए चार्टर्ड प्लेन है उसकी उसके क्रैश की खबर आई तो वो भी एक है कि खाली ये नहीं है कि पैसेंजर जो फ्लाइट्स हैं उन्हीं में ही दिक्कत है। जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं उनके साथ भी इस किस्म के हादसे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो खैर मेरे को लगता है कि डीजीसीए को सख्त कदम उठाने चाहिए और उनको जो अनसेफ जो जितनी भी फ्लाइट्स हैं किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसको जुर्माना लगाना है लगाओ। ये फ्लाइट कंपनियां कोई दूध की धुली नहीं हुई हैं, पैसेंजर्स का खून चूस के करोड़ों कमाती हैं। तो जिसके पास भी अनसेफ एयरप्लेन्स हैं या फिर वो कोई कोताही बरत रहा है, दबा के फाइन करो और बैन करो और हटाओ। ये मतलब ये हो नहीं सकता। इंडिया का जो एयर ट्रैफिक है उसकी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है और ये बड़ा मतलब मैं तो कहूँगा कि बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत शुक्रिया।